चलो यार यहाँ पे देखो। अच्छा भाई, नवंबर 20 का पेपर कर रहे हैं। वेरिएंट 2 हमारा वाला वेरिएंट है। यहाँ पे है द डायग्राम शोज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। व्हाट कैन बी रिड्यूस फ्रॉम द शेप ऑफ दिस कर्व। ए बोलता है डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स टू कंजम्पशन। बी बोलता है डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन। सी बोलता है इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और डी बोलता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। आप लोगों को बताया हुआ जब भी ऐसा डी शेप बनता है तो उसे क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला। सही। Which statement is correct? Private goods are both non-rivalrous and non-excludable. गलत। जबकि ये क्या होते हैं? एक्सक्लूडेबल और rivalrous होते हैं। Private goods are only provided by private sector. सही है, देख लेते हैं। सी बोलता है पब्लिक गुड्स आर बोथ rivalrous, सॉरी नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। ठीक पॉइंट है ये वाला। पब्लिक गुड्स डू नॉट इनकर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गलत, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके पास हर पॉइंट में आ रही होती है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या है भाई? सी, क्योंकि आपके पास नॉन रेवेन्यूस और नॉन एक्सक्लूडेबल यहाँ पे चल रहा होता है। अच्छा, बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट क्या बोली हुई है आपको? हाँ सॉरी, रह गया। बी क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि देखो प्राइवेट गुड के बारे में बोलता है दे आर ओनली प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट सेक्टर। अगर हमारे पास प्राइवेट गुड की बात की जाए तो वो रेवेन्यूस होता है, एक्सक्लूडेबल होता है, रिजेक्टेबल होता है। ठीक है। अगर मैं इसकी यहाँ पे इन फीचर्स की बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट आपको खाना दे रहा है, याद करो वो केस स्टडी जो आप लोगों को मैंने एक बार करवाई थी कि गवर्नमेंट आपको खाना दे रही है तो वो क्या होगी? नॉन मतलब प्राइवेट गुड होगा या, हाँ स्कूल वाली, प्राइवेट गुड होगा या पब्लिक गुड होगा? तो वो आप एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को दे रहे हैं। तो उस पॉइंट पे वो एक्सक्लूडेबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है और राइवलर्स का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसलिए ये आपके पास नहीं होता। बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। A rise in the price of rice is the best way to give farmers in Southeast Asia higher living standards. और दूसरा बोलता है a rise in the price of rice will lead to fall in demand. देखो ये तो अपने पास देखो ये तो अपने पास सीधी सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड, कि अगर किसी भी गुड की प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? कम हो जाएगी। तो ये तो फैक्ट हुआ ना भाई। तो आपकी जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है, जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है वो क्या है आपके पास? पॉजिटिव। क्योंकि दूसरी वाली स्टेटमेंट पढ़ो, फैक्ट कह रही है। सही है ना? तो दूसरी वाली स्टेटमेंट क्या है? पॉजिटिव। ए और सी आपका गलत हो गया, सिर्फ बी और डी आपके पास बचा। A rise in the price of rice is the best way to give farmers an increase in living standard। यार सिर्फ प्राइस बढ़ाने से तो नहीं होता ना। आप उनको सब्सिडीज दे सकते हो, आप उनको एजुकेशन दे सकते हो, आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। सही है। तो सिर्फ प्राइस बढ़ाना इज नॉट द बेस्ट पॉसिबल वे। तो वो क्या हो जाएगा? आपका एक ओपिनियन हो जाएगा। वो आपका क्या बन जाएगा? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ठीक है। आगे आओ। What is a characteristic of money but not a function of money? कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन में क्या फर्क होता है? फंक्शन का मतलब मनी का काम क्या है, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि पैसा दिखता कैसे। सही है। अब यहाँ पे देखो, फोर का आपको ए बोलता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो भाई ये तो आपके पास फंक्शन है ना, फंक्शन तो है आपके पास मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आगे आओ। पोर्टेबिलिटी, ये आपके पास क्या होती है भाई? कैरेक्टरिस्टिक होती है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये भी आपके पास कैरेक्टर वो है, फंक्शन है। स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी आपके पास फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं। इन यूके, attempts to encourage people to change from road to rail travel by the introduction of a system of road pricing were forecast to have little effect because people like using their cars too much. How would this forecast be explained? अगर लोग अपनी गाड़ी को यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, इसका मतलब है कि इनकी डिमांड क्या होनी चाहिए? इनलास्टिक। तो अब यहाँ पे देखें, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कार इज हाई। हाई का मतलब कि इलास्टिक है, जबकि ये अपने पास क्या है? इनलास्टिक। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर पेट्रोल इज हाई। क्या यहाँ पे पेट्रोल की बात हो रही है, कार की बात हो रही है? द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर रेल ट्रेवल इज लो। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर कार इज, सही है, एयर रेल ट्रेवल लो होने का मतलब कि रेल की डिमांड इलास्टिक, जबकि ये आपके पास गलत पॉइंट है। Diagram shows demand curve for a product with unitary price elasticity. What will happen with such a curve? बोलता है कि unitary elastic demand है, इससे अपने पास क्या होगा? A fall in price will bring about an increase in total revenue. जबकि मैंने आपको क्या बताया है, यूनिटरी में भले प्राइस बढ़ाओ भले प्राइस कम कर दो, आपका रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट रहेगा? हमेशा सेम रहेगा ना। तो रेवेन्यू पे तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। A fall in price will bring about an increase in sales, but a fall in
वापस से इसने क्या बोला, रेवेन्यू को इसने हिला दिया। क्या रेवेन्यू में कोई भी इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा। एज द प्राइस राइजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द प्रोडक्ट रिमेन्स सेम। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे टोटल सेम बात होती है, यानी कि सेम होना चाहिए हमेशा। डी बोलता है जैसे ही आपके पास प्राइस बढ़ती है टोटल एक्सपेंडिचर पहले आपके पास बढ़ेगा और फिर फॉल होगा। क्या ऐसा होगा आपके पास? जबकि यूनिटरी के अंदर हमेशा क्या रहता है, वो सेम रहता है, कभी भी चेंज नहीं आता उसके लिए। 7, diagram shows market demand and market supply for a product which area represents producer surplus। producer surplus वो एरिया होता है below price level above supply curve। कौन सा वाला एरिया है वो? टी। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? वनीला इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ आइसक्रीम। इसको इस तरह बना लो, चलो यहाँ पे डिमांड आ गई, यहाँ पे आपके पास सप्लाई आ गई, ठीक है, प्राइस क्वांटिटी। बोलता है कि वनीला बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस आइसक्रीम के लिए, यानी कि वनीला जो है वो रॉ मटेरियल है आपके आइसक्रीम का और कॉम्प्लीमेंट्री गुड है। बिटवीन 2011 एंड 2018 द प्राइस ऑफ वनीला इंक्रीज्ड फ्रॉम अबाउट $100 per kg to nearly $600 per kg। The diagram shows the market demand for and supply of ice cream. The original equilibrium is X, which point illustrate the effect on the price of the market for ice cream। अच्छा सॉरी, मैंने गलती से आपको कॉम्प्लीमेंट्री बोल दिया, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम का क्या होगा, जैसे केक हो गया, ऐसी चीजें हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, वनीला जो है आइसक्रीम के लिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हुई है तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट आना चाहिए? सप्लाई पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, ऐसे आपके पास नया इक्विलिब्रियम किधर आ जाएगा, सही है, डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। A government reduces income tax but at the same time raises the rate of sales tax। यानी कि इस बंदे ने आपके पास इनकम टैक्स कम कर दिया, इनकम टैक्स कम होने से डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, और इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने से सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा। व्हाट आर लाइकली इफेक्ट्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई? देख लो, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई सिर्फ डिमांड आपके पास बढ़ रही है और सप्लाई आपके पास डिक्रीज हो रही है, ठीक है, सी आंसर है। An increase in the popularity of air conditioning units has resulted in their price increasing by 20% in response to the quantity supplied increased by 30%। आपके पास प्राइस जो है वो बढ़ रही है 20% से और आपके पास क्वांटिटी सप्लाई जो है वो बढ़ रही है 30% से। तो आपके पास पीएस कितना आ जाएगा, 1.5 आ गया। यानी कि कौन सी सप्लाई है हमारे पास, ये इलास्टिक सप्लाई। तो आपके पास 10 का आंसर क्या बन जाएगा भाई, सही है। Which change does not have an immediate effect on the position of demand curve for a product। डिमांड कर्व के ऊपर इमीडिएट इफेक्ट आपके पास नहीं आता। ऐसा किस केस के अंदर हो रहा है, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। तो इससे तो आपकी डिमांड इंक्रीज होती है ना भाई, इमीडिएट इफेक्ट आएगा आपके पास। अगर गाड़ी सस्ती हो गई तो पेट्रोल ज्यादा बिकना स्टार्ट हो जाएगा फौरन से। अ रेंज ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंटरिंग द मार्केट, तो इससे भी तो आपकी डिमांड पे इफेक्ट आएगा। जैसे कि हमारे पास नए नए खाने की आइटम पाकिस्तान में आ रही हैं, तो आप जाओगे ना उसको चेक करने के लिए, यार ये क्या चीज है। A rise in the labor cost of its production, इससे डिमांड पे इफेक्ट आएगा या सप्लाई पे। An increase in the price of substitute good, इससे भी आपके पास डिमांड इंक्रीज होगी। When demand for a good falls, its price falls। What is the function of a price fall? यानी कि वो ये बात बोल रहे हैं कि ये डिमांड है, ये सप्लाई है और आपके पास ये प्राइस लेवल चल रही है, ठीक है। जब आपके पास डिमांड गिरती है तो आपकी प्राइस भी गिर जाती है। तो ये जो फॉल इन प्राइस है ये आपको क्या बता रहा है, ये बोलता है, हाँ सिग्नल, सीधी सीधी सी बात है, सिग्नल ही देगा ना आपको, सिग्नलिंग फंक्शन। A firm estimates that the price elasticity of supply for its product is 0.4। यानी कि क्या चल रही है भाई, इनइलास्टिक, इनइलास्टिक चल रही है, ठीक है। Should the firm be concerned by this figure? यार इनइलास्टिक सप्लाई है आपके पास चल रही है, तो जाहिर सी बात है कंसर्न तो आपको होना पड़ेगा ना। तो यस, आपको कंसर्न होना पड़ेगा। ये दोनों तो ऑप्शन गए, यस यस आपके पास सब आपको अफेक्ट पड़ेगा, यस आपको अफेक्ट पड़ेगा। एज इट मीन्स दैट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट अ स्लो रेट। क्या यहाँ पे डिमांड की बात कर रहा है या पीएस की बात कर रहा है? पीएस की बात कर रहा है ना भाई, तो आपके पास तो डिमांड पे कोई लिंक ही नहीं आएगा आगे।
Yes, as it shows that a firm is not able to adjust supply easily when demand changes, यानी कि प्रोड्यूसर नाराज है, परेशान है. A government decides to privatize a state-owned company. What should the government do to try to ensure that this will result in an improvement in efficiency? यानी कि वो ऐसा क्या करे कि इससे हमारे पास efficiency improve होगी. A बोलता है allocate vouchers to all citizens entitling them to a share in the ownership of the company. अगर आपने हर बंदे को दे दिया शेयर, तो हर बंदा उसको ओन करना स्टार्ट कर देगा, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ज्यादा परेशानियां होंगी, ज्यादा प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आएगी. तो ए तो आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके राइज हो जाएंगे, जबकि आपको तो एफिशिएंसी इंक्रीज करनी, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह को कम करनी. इनकरेज कंपटीशन. अगर हम दो फॉर एग्जांपल कंपैटिटर्स हैं, तो हम दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, एक दूसरे को काटो. सही है, किस तरह काटोगे, प्राइस लेवल कम करके. सबसे इजी पॉइंट आपके पास होता है कि आप प्राइस कम करके काटने की कोशिश करेंगे. अब प्राइस किस तरह कम होगी, जाहिर सी बात है जब हमारी कंपटीशन होगा, हमारी कॉस्ट कम होगी, तभी तो प्राइस कम करेंगे ना. आप एफिशिएंट कब होते हैं, जब आप मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट बना रहे हो. तो मिनिमम रिसोर्स का मतलब क्या है, कॉस्ट कटिंग. तब जाके आप क्या बन जाएंगे, एफिशिएंट बन जाएंगे. तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि वो कंपटीशन को इनकरेज करवाए, ताकि फर्म्स अपनी कॉस्ट को कम करें. सी बोलता है इम्पोज अ मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन. ये तो गलत है ना भाई, हमारी मर्जी है जितना भी प्रॉफिट कमा लें. इंक्रीज इन बिजनेस टैक्स रेट. इससे भी बिजनेस के ऊपर कॉस्ट बढ़ती है, एफिशिएंसी आपको अचीव नहीं होगी. आ गया. बोलता है द ग्राफ शोज एन इंडिविजुअल्स इनकम बिफोर एंड आफ्टर द डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्सेस. व्हाट इज द मार्जिनल परसेंटेज रेट ऑफ टैक्स बिटवीन 0 to 10,000 एंड बिटवीन 10,000 to 20,000. अब देखो आपके पास उसने बोला इनकम टैक्स, इनकम आफ्टर टैक्स और इनकम बिफोर टैक्स. जब आप 10,000 तक जा रहे हो, आपके पास कोई भी आप टैक्स पे कर रहे हो नहीं, तो आपके शुरू में आंसर क्या होगा, 0%. सही है, आगे देखो क्या कहता है वो. फिर जैसे ही आपने 10,000 को क्रॉस किया, आपकी इनकम बिफोर टैक्स 20,000 थी, लेकिन इनकम आफ्टर टैक्स कितनी हो गई, यानी कि आपने कितना टैक्स पे किया, 2,500 का टैक्स पे किया. 2,500 आपके 20,000 की इनकम का कितना परसेंट होता है, 25% होता है. नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, 20,000 से आप डिवाइड नहीं करोगे, आप 20,000 से डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि अब देखो ना, मेरी बात सुनो, पता है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप इवेंचुअली कितने के ऊपर टैक्स पे कर रहे हो, एक्स्ट्रा 10,000 पे टैक्स पे कर रहे हो ना. हाँ. आप एक्स्ट्रा 10,000 पे कितना टैक्स पे कर रहे हो, 2,500. तो एक्स्ट्रा 10,000 का 2,500 कितना परसेंट होता है, मेरी बात सुनो इधर, नहीं समझ आया, वापस सुनो इधर. भाई आपके 10,000 पे तो कोई टैक्स नहीं है, साइड कर दो इसको. आपने एक्स्ट्रा कितनी इनकम कमाई है यहां से लेके यहां तक, 10,000. और इस एक्स्ट्रा यानी कि इस मार्जिनल इनकम के ऊपर आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, 2,500 पे कर रहे हो ना. तो 2,500 10,000 का कितना परसेंट होता है, 25%. कर लो भले, 25% होता है ना. तो आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं भाई एक्स्ट्रा, क्योंकि इसने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि आप 10,000 से 20,000 की रेंज में कितना टैक्स पे कर रहे हो. टोटल इनकम नहीं पूछा उसने, उसने पूछा कि इस 10,000 पे आप कितना टैक्स पे कर रहे हो. समझे बात को, तो वो कितना आ जाएगा, 25%. अच्छा भाई यहाँ पे है. In year one, the market for a good represented in the diagram. The initial demand and supply conditions are shown D1 and S1. The government set maximum price at OP2. अब इस गधे ने एक बात को देखो, पहले आपके पास इक्विलिब्रियम क्या चल रहा है, ई चल रहा है, और इस गधे ने मैक्सिमम प्राइस लगा दी है अबव द इक्विलिब्रियम. तो ये क्या होगी भाई, इनअफेक्टिव, यानी कि इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं. जो आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चल रही थी शुरू में, वही चल रही होगी.
यानी कि आपका आंसर सी या डी में से एक होगा, ए या बी नहीं होगा, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा ना, उसने गधे ने अबव द इक्विलिब्रियम लगा दिया। लेकिन नेक्स्ट ईयर आपका इक्विलिब्रियम क्या चल रहा है, सामने देखो, E2, नेक्स्ट ईयर इक्विलिब्रियम क्या चल रहा है, E2। अब यहां से अगर मैं मैक्सिमम प्राइस को चेक करूं तो वो बिलो द इक्विलिब्रियम है, यानी कि ये इफेक्टिव मैक्सिमम प्राइस है। तो अब ईयर 2 के अंदर आपके पास प्राइस कौन सी चल रही होगी, P2, सही है। और आपके पास जो क्वांटिटी सप्लाई है वो क्या चल रही होगी आपके पास, Q3। आपके पास आंसर क्या बन जाएगा इसका, समझ गए बात को। What is necessary for an action to be classed as transfer payment? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ईडी। क्या बताया आपने, क्या आंसर बताया भाई, डी, सही है, क्योंकि आपको बदले में कुछ मांग नहीं रहे ना उससे, आप तो ऐसे ही इंसेंटिव दे रहे हो। द मार्केट फॉर गुड एक्स इज इन इक्विलिब्रियम, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ सब्सिडी टू द प्रोड्यूसर ऑफ गुड एक्स, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ सब्सिडी ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड एक्स, अंडर विच कंडीशन विल द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन सब्सिडी बी द ग्रेटेस्ट। यानी कि सबसे ज्यादा अफेक्ट आपके पास कब आना चाहिए सब्सिडी का। और मैंने आपको बताया है कि इलास्टिक के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्ट आता है, क्योंकि आपके पास रेंज फॉरन से रिस्पॉन्सिवनेस होती है, तो फॉरन से सप्लाई और डिमांड आपकी राइज हो जाती है। इन इलास्टिक में इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं आता, तो इसके अंदर दोनों में देखो इलास्टिक किधर हो रहा है, आ गया। Under which combination of circumstances will a policy of increasing the money supply be most effective at moving an economy out of recession? अच्छा, जब आपके पास आप क्या कह रहे हैं, वो क्या मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं, यानी कि ये कौन सी पॉलिसी लगा रहे हैं। अच्छा, और इसके अंदर आप जब इंटरेस्ट रेट क्या कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट रेट को, जब इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो उससे इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट आएगा, आपके एग्रीगेट डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा, आपकी कंजम्पशन पे क्या इफेक्ट आएगा, और आपकी सेविंग पे क्या इफेक्ट आएगा। इवेंचुअली आपका एग्रीगेट डिमांड क्या हो रहा है भाई, बढ़ रहा है, सही है। अब यहाँ पे आप बोलता है कि पहला रीजन बताओ कि आपने इंटरेस्ट रेट को क्यों कम किया, तो पहला सर्कमस्टांस देख लेते हैं भाई। मोस्ट इफेक्टिव कब होगा, लिखा हुआ है डेप्रीसिएटिंग एक्सचेंज रेट, जब आपका एक्सचेंज रेट डेप्रीसिएट हो रहा हो आप तब मनी सप्लाई को बढ़ा दो। जबकि आप याद करो, हमने जब एक्सचेंज रेट की और बैलेंस ऑफ पेमेंट की कहानी पढ़ी थी, हमने कहा था कि वहां पे कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, एक्सपेंशनरी नहीं आएगी, तो ये तो गलत हो गया। बी पे आओ, हाई नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। भाई इंटरेस्ट रेट आपके पास बहुत ज्यादा थे, आपने इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए मनी सप्लाई को इंक्रीज कर दिया, और जो है ना वो इस चीज से आपने बाहर निकलने के लिए मनी सप्लाई को कम कर दिया, बढ़ा दिया सॉरी, और इंटरेस्ट रेट आपका कम हो गया। तो ये पॉसिबल रीजन हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा था, आपने उसको कम करने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाया। लो एग्रीगेट डिमांड कम थी। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि आपके पास ज्यादा इंटरेस्ट रेट थे, आपने इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए अपने मनी सप्लाई को बढ़ाया और इंटरेस्ट रेट आपने कम कर दिया, ठीक है, पॉसिबल आंसर है। इसको क्या हो गया। अच्छा जी, पार्ट सी जो आपका था इसके अंदर वो कहता है कि लो एग्रीगेट डिमांड, हाँ हो सकता है कि भाई इन सब चीजों की वजह से आपका एग्रीगेट डिमांड तो राइज होगा ना, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए आपने इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, ये भी हो सकता है। लो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो लो थे तो और ज्यादा लो करोगे क्या, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा ना, अगर लो ऑलरेडी है तो आप उनको और लो थोड़ी करोगे, ठीक है। अब इसका सेकंड सर्कमस्टांसेस पढ़े बी और सी का। बी बोलता है एप्रिसिएटिंग एक्सचेंज रेट, आप एप्रिसिएटिंग एक्सचेंज रेट करेंगे, देखो मैंने आपको याद करो बताया हुआ है कि जब भी आपको एक्सचेंज रेट की मैं बात कर रहा हूँ, कि जब आपके पास इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग आपके बैंक में पैसा सेव करेंगे, और जब आपके बैंक में पैसा सेव करेंगे लोग, तो उससे डिमांड पर करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाँ, डिमांड पर करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगी, और करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो सी को भी देख लो, इन्फ्लेशन रेट अबव द टारगेट लेवल। यार अगर इन्फ्लेशन रेट आपके पास पहले ही अबव द टारगेट लेवल है और आप एग्रीगेट डिमांड बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन रेट तो और बढ़ जाएगा ना आपके पास, समझे बात को। उसका सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा आपके पास,
बी। 20 पे आए, विच इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट इज द टर्म ऑफ प्रोटेक्शनिज्म यूजुअली अप्लाइड। आपके पास प्रोटेक्शनिज्म तब लगती है जब आप इंपोर्ट्स को रोकते हैं, और इंपोर्ट्स के अंदर अपने पास कौन आ रहा होता है भाई, यहाँ पे देखो, द प्रोटेक्शन ऑफ लोकल प्रोड्यूसर अगेंस्ट फॉरेन कंपैरेटर्स। What is most likely to cause a rise in the country's exchange rate? आपका exchange rate सबसे ज्यादा कब बढ़ेगा? A fall in direct tax, तो आपकी तो imports बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी ना, तो उससे तो exchange rate गिरेगा। Fall in its export orders, इससे भी आपकी exchange rate गिरेगी क्योंकि आपका balance of trade खराब हो जाएगा। C बोलता है 21 का a rise in interest rate, ये तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था। और D बोलता है rise in import, इससे भी आपका balance of trade खराब होता है। The table shows an approximate summary of the current account of the balance of payment for Thailand. What is the current account balance in millions of US dollars? Current account balance उसने आपसे पूछा है भाई, तो आप यहाँ पर जरा कैलकुलेट करो। हमारे पास एक्सपोर्ट के अंदर से इंपोर्ट माइनस करो, इसको इस तरह लिखो 18990 माइनस 18715। जरा कैलकुलेट करो क्या आ रहा है बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका, कितना आ रहा है? अच्छा, ये ट्रेड बैलेंस गिवन है अपने पास, सही है। अब 275 को इसके अंदर ऐड कर दो भाई, सही है, बी आंसर है इसका। The diagram shows the production possibility curve of two economies using all resources. Country X can produce 10 million cars or 20 million bicycles. Country Y can produce 20 million car or 40 million bicycle. अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊं, कंट्री वाई को दोनों में क्या मिल रहा है? एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है, सही है। कंट्री वाई को दोनों में एब्सोल्यूट एडवांटेज मिल रहा है, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज मेरे हिसाब से दोनों का बराबर है, 2:1 का रेशो आ रहा है ना, दोनों में 2:1 का रेशो आ रहा है। अब यहाँ पे आओ, देखो जरा क्या, which statement is correct about country X and country Y according to the theory of comparative advantage? comparative advantage के अंदर मेरे हिसाब से दोनों को क्या मिल रहा है भाई? बराबर मिल रहा है। तो जब दोनों का कंपैरेटिव एडवांटेज बराबर होगा तो क्या किसी को भी गेन होगा ट्रेडिंग से? सही है। आगे देखो, कंट्री एक्स हैज लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कहाँ भाई दोनों का इक्वल आ रहा है, 2:1, 2:1 आ रहा है ना, या 1:0.5 आ रहा है। कंट्री एक्स हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज, गलत बात, एब्सोल्यूट किसको मिल रहा है? वाई को। और दूसरी बात, उसने पूछा भी किसके रिलेटेड है? कंपैरेटिव के रिलेटेड पूछा है ना, तो एब्सोल्यूट क्यों बता रहे हो आप? आगे आओ, कंट्री वाई विल हैव, कंट्री वाई विल हैव फास्टर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई फास्टर रेट तब आता है जब आपके पास इन्वेस्टमेंट आती है, टेक्नोलॉजी वगैरह आती है, गाड़ी बनाने से आप इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं लेके आओ। A country has a balance of payment deficit, it values its currency. Which combination leads to a reduction in its balance of payment deficit in the long run? रिडक्शन इन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये, डेफिसिट का मतलब ये है कि आपका डेफिसिट कम होता जा रहा है, आप सरप्लस की तरफ जा रहे हो। तो डेप्रिसिएशन सिर्फ तब कब अफेक्टिव होती है जब आपकी पीडी क्या हो? इलास्टिक को देखो कहाँ पे आ रही है इलास्टिक पीडी आपके पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट जो है वो दोनों 0.5 से ज्यादा, सही है, यानी कि आप इलास्टिक की तरफ जाते थे। The diagram shows aggregate demand 81 to 82 and aggregate supply curve। बोलता है कि आपका एग्रीगेट डिमांड जो है वो राइटवर्ड इंक्रीज हुआ है। तो आप बताएं कि ये शिफ्ट किस तरह आया होगा? राइज इन इंटरेस्ट रेट से बेटा एग्रीगेट डिमांड कम होता है, बढ़ता नहीं है। राइज इन आउटपुट पर वर्कर, जब आपके पास आउटपुट पर वर्कर बढ़ेगा तो उसकी वजह से आपके पास प्रोडक्शन बढ़ रही है। याद करो, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, डिमांड फॉर लेवल बढ़ती है, ठीक है, सही है, हो सकता है। राइज इन बजट डेफिसिट, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई है। राइज इन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट, बेटा इससे आपकी एक्सपोर्ट्स गिरेंगी और आपकी इंपोर्ट्स पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ेगा, तो इससे एग्रीगेट डिमांड तो बढ़ेगा ना आपका। टैक्स रेवेन्यू ज्यादा, स्पेंडिंग कम, कौन सा है ये? 25 है ना, राइज इन बजट डेफिसिट है, सॉरी, राइज इन बजट डेफिसिट है, हाँ, इससे आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, सही। The government of an open economy with an overvalued currency decides to abandon its fixed exchange rate in favor of floating exchange rate। ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, फिक्स और फ्लोटिंग वाला, सही है। 27 के ऊपर आओ, एक सेकंड यार,
एक सेकंड रुकिएगा, मेरा लैपटॉप की